हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। बीएसआई एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी के लिए यहाँ पर महाराष्ट्र सेट जो जून 2026 में आयोजित होने वाला है, यहाँ पर उसी के लिए एक स्पेशल सीरीज आप लोगों के लिए चलाई जा रही है। और उस सीरीज में हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि हमें कॉन्सेप्ट समझ आ चुके कि एग्जामिनर यहाँ पर महाराष्ट्र सेट में कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। इस सीरीज से दो फायदे होंगे। एक तो दोस्तों, आपने जितना भी यहाँ पर पढ़ा हुआ है उस चीज की आपकी प्रैक्टिसिंग होगी, द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। दूसरा, आपको एक ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का तरीका भी बताऊंगा, क्योंकि मैं जिस तरीके से आपको यहाँ पर रीड करा रहा हूं वो क्वेश्चन के साथ कंप्लीट कॉन्सेप्ट, उस तरीके से हम यहाँ पर चीजें देखते हुए चल रहे हैं। तो ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में मैं आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करना चाहता हूं। अगर आप लोग यूजीसी नेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और 2026 में अगर आप लोग सीरियस हैं, आप सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका टारगेट 2026 से लेट जाने का नहीं है, 2026 में ही हर हाल में यूजीसी नेट जेआरएफ जैसे एग्जाम अगर आपको क्लियर करने हैं, तो बीएसआई एकेडमी के द्वारा पेड कोर्स यहां पर लॉन्च किया जा चुका है। टारगेटेड बैच है। यहां पर इस कोर्स की जो फैसिलिटी है, कंप्लीट यहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग मॉड्यूल में साथ में लाइव क्लासेस आपको दी जा रही हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, लगभग 10 साल के जो यूजीसी नेट के द्वारा किए गए, उनका आपको डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा। मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, समय समय पर क्विज मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आप बीएसआई एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको अन्य राज्यों से संबंधित सेट की या फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंतर्गत जितनी भी वैकेंसी जो आती है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन महाराष्ट्र सेट में यहां पर फैक्चुअल बेस्ड ज्यादा पूछे, तो हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। साथ में मैं एक और सीरीज आप लोगों के लिए चल रही है यूजीसी नेट की। अगर आप लोग यूजीसी नेट की सीरीज के ऊपर बात करोगे, तब आपको समझ आएगा कि यूजीसी नेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कितने डीप और इन डेप्थ डिटेल में होते हैं। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन आप लोगों को सामने आएंगे वो इतने इन डिटेल और इन डेप्थ नहीं होते। क्लियर है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 31 जो है आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 30 तक जो है हम लोग ऑलरेडी कल यहां पर डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 31 पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट टर्म इज कॉमनली यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रिक्वेस्टिंग एंड रिसीविंग मटेरियल्स थ्रू इंटर लाइब्रेरी लोन। ठीक है दोस्तों, स्टूडेंट्स हमेशा एक गलती करते हैं, यहां पर समझ के उसके पीछे की कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश नहीं करते। यहां पर अगर हम एक इंटर लाइब्रेरी लोन की बात करें, यहां पर अगर हम बात करें इंटर लाइब्रेरी लोन की, तो इंटर लाइब्रेरी लोन जो है एक बड़ा अम्ब्रेला टर्म है। ये क्या चीज है? यह एक प्रकार का दोस्तों अम्ब्रेला टर्म है, जिसमें एक लाइब्रेरी जो होती है वो दूसरी लाइब्रेरी से यहां पर रिसोर्स मांग सकती है। यहां पर एक लाइब्रेरी जो होती है वो दूसरी लाइब्रेरी से रिसोर्स मांग सकती है, जिसे हम इंटर लाइब्रेरी कहते हैं। ठीक है, लेकिन उस सोर्स जैसे रिसर्च आर्टिकल या बुक जो फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली यूजर के हाथ में होती है, उस रिसोर्स को यहां पर एक लाइब्रेरी दूसरी लाइब्रेरी से यूज कर सकती है, जिसे हम इंटर लाइब्रेरी लोन कहते हैं। इंटर लाइब्रेरी लोन क्या है? इंटर लाइब्रेरी लोन जो है एक प्रकार का अम्ब्रेला टर्म है। इस अम्ब्रेला टर्म में एक लाइब्रेरी दूसरे लाइब्रेरी से रिसोर्सेज जैसे कि रिसर्च पेपर, बुक्स वगैरह, ये सारी चीजें जो होती हैं यूज करने के लिए मांग सकती है। इसे हम कहते हैं यहां पर इंटर लाइब्रेरी लोन। क्लियर है? ठीक है, अब यहां पर आपको यह देखने की जरूरत है कि इंटर लाइब्रेरी लोन में दोस्तों, जैसे कि रिसर्च पेपर हो गए, आर्टिकल हो गए या बुक हो गए, या इनको जो है फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली यूजर के हाथ में पहुंचने की जो एक्चुअल ग्राउंड लेवल प्रोसेस होती है, उसे यहां पर डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे यहां पर डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 32 हम देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एसडीआई व्हाट डज द टर्म प्रोफाइलिंग रेफर टू। ठीक है, यहां पर
एसडीआई के टर्म में प्रोफाइलिंग रेफर को क्यों यहां पर इंडिकेट किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों एसडीआई है क्या। तो एसडीआई एक प्रकार का सिलेक्टिव डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, इसे जो है एचपी लून द्वारा दिया गया था और इसमें जो है प्रोफाइलिंग सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होता है। ठीक है, जो एसडीआई है, एसडीआई में जो सबसे पहला स्टेप होता है दोस्तों वो होता है यहां पर प्रोफाइलिंग। प्रोफाइलिंग को यहां पर एसडीआई के अंतर्गत सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप यहां पर माना जाता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि यूजर का रिसर्च एरिया जैसे कि कीवर्ड्स, इंटरेस्ट और उसमें कितना डेटा रिकॉर्ड किया जा रहा है वो सब यहां पर बनाया जाता है, ताकि सिस्टम जो होता है जितने भी नए आने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं वो नए आने वाले डॉक्यूमेंट्स उस प्रोफाइल को मैच कर सके। क्लियर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्रिएटिंग अ समरी ऑफ एन इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस एंड इंटरेस्ट। यहां तक क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ लाइब्रेरी कंसोर्टिया। ठीक है, लाइब्रेरी कंसोर्टिया के अंतर्गत क्या उसका पोटेंशियल बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों लाइब्रेरी कंसोर्टियम की अगर हम बात करें, लाइब्रेरी कंसोर्टिया के अंतर्गत जैसे आपको एक देखने को मिलता है ई शोध सिंधु, ई शोध सिंधु आपको देखने को मिलता है। ई शोध सिंधु का जो मेन लॉजिक है वो यही है कि यूनियन इज अ स्ट्रेंथ। ठीक है, ई शोध सिंधु का जो मेन लॉजिक आपको देखने को मिलेगा वो यही देखने को मिलेगा कि यूनियन इज स्ट्रेंथ। क्लियर? जब कई लाइब्रेरीज मिलकर एक्सपेंसिव ई जर्नल्स या फिर डेटाबेस का सब्सक्रिप्शन लेती हैं तो होता क्या है, तो उसे पब्लिशर पे एक भारी डिस्काउंट मिलता है। जब भारी पब्लिशर पे डिस्काउंट मिलता है तो उससे यहां पर आप लोगों की कॉस्ट सेविंग होती है। ठीक है, कॉस्ट सेविंग जब होती है तो यहां पर स्टूडेंट्स को और ज्यादा रिसोर्सेस पढ़ने को मिलते हैं। ठीक है, जब और ज्यादा रिसोर्सेस पढ़ने को मिलते हैं तो इसे हम कहते हैं यहां पर इनहेंस्ड रिसोर्स शेयरिंग एंड कॉस्ट सेविंग। क्लियर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। थोड़ा सा लेवल अगर आप देखोगे तो पहले से थोड़ा सा लेवल यहां पर आपका बड़ा हुआ है। विच टाइप ऑफ पेटेंट डॉक्यूमेंट्स provides a detailed description of an invention and is published after the patent is granted। पेटेंट इंफॉर्मेशन सोर्सेज लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ठीक है, पेटेंट स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें, पेटेंट स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यह एक प्रकार का लीगल और टेक्निकल डॉक्यूमेंट होता है। यह एक प्रकार का लीगल एंड टेक्निकल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें इन्वेंशन का पूरा डिजाइन बना के रखा जाता है, जिसमें इन्वेंशन का पूरा डिजाइन लाइक एज वर्किंग, वर्किंग कैसे हो रही है, यहां पर वर्किंग हो गया, वर्किंग के बाद यहां पर मेथोडोलॉजी की डिटेल पूरी यहां पर रखी होती है। ये क्या करता है, ये यहां पर पेटेंट ग्रांट होने के बाद इसे पब्लिश किया जाता है। क्लियर? तो ये इसका जो यूज है वो है यहां पर पेटेंट स्पेसिफिकेशन। यहां पर पहले ही मैंने आप लोगों को लिखा था कि इसका जो यूज है वो यहां पर इसका यूज है पेटेंट स्पेसिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। विच मोशन ट्रैकिंग टेक्नोलॉजीज आर कॉमनली यूज्ड इन वीआर सिस्टम। ठीक है, जो यहां पर वीआर सिस्टम है, क्लियर, उसमें कौन सी ट्रैकिंग टेक्नोलॉजीज जो है वो होती है जिन्हें यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले वीआर में दोस्तों यहां पर हेड और हैंड क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी, एक मिलेगा हेड और दूसरा मिलेगा आपको हैंड। अब अगर मैं यहां पर हेड और हैंड दोनों की बात करूं तो वीआर ट्रैकिंग में ये जो हेड होता है और हैंड होता है ये मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए बनाए जाते हैं। यह जो है मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए बनाए जाते हैं। इसमें जो है IMUs इनबिल्ट या IMUs लगाए जाते हैं जिन्हें हम एक्सेलरेटर्स, लेजर ट्रैकिंग या फिर अल्ट्रासोनिक सेंसर्स के नाम से भी बोलते हैं। ठीक है, जीपीएस का यूज जो है आउटडोर लोकेशन ट्रैक करने के लिए होता है, जबकि वीआर का जो लोकेशन होता है वो इंडोर स्पेस में नहीं होता। क्लियर है?
तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर वो बनेगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। यहां पर इसका यूज लेजर बेस्ड ट्रैकिंग के लिए नहीं होता, बल्कि इनर्शियल मेजर यूनिट्स, जीपीएस और अल्ट्रासोनिक सेंसर्स, इन तीनों के लिए यहां पर इसका यूज होता है। क्लियर? और आगे चलें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलें। थर्टी फाइव तक डिस्कस कर लिए थे ना हम लोगों ने, हाँ, क्वेश्चन 35 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 36 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरीज आर नोन फॉर एडॉप्टिंग वेब स्केल डिस्कवरी सर्विसेज। ठीक है, वेब स्केल डिस्कवरी सर्विसेज की बात की जा रही है। वेब स्केल डिस्कवरी सर्विस दोस्तों यूजर्स को ही एक सर्च बॉक्स की लाइब्रेरी, जैसे ओपैक हो गया, ठीक है, ई जर्नल्स हो गया, प्राइमो हो गया, ठीक है, यूजर्स को एक ही सर्च बॉक्स के लिए लाइब्रेरी का जो यूज होता है, ठीक है, उसे हम यहां पर जो बोलते हैं उसे हम बोलते हैं लाइब्रेरीज नोन फॉर एडॉप्टिंग वेब स्केल डिस्कवरी सर्विस, जैसे कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस या फिर लाइब्रेरी ऑफ हार्वर्ड। ये जैसी बड़ी और नेशनल और एकेडमिक लाइब्रेरीज यूज करती हैं, ना कि इन्हें छोटी पब्लिक लाइब्रेरी यूज करती है। क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, यूरोपियन पार्लियामेंट लाइब्रेरी, ना कि ये छोटी लाइब्रेरीज इन लाइब्रेरीज का यूज करती है। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। विच फीचर आर फाउंड इन मोबाइल ओपैक एप्लीकेशन। मोबाइल ओपैक एप्लीकेशन में कौन कौन सा फीचर जो है यूज आपको देखने को मिलता है? बारकोड स्कैनिंग फॉर क्विक आइटम चेकआउट देखने को मिलता है, भाई बिल्कुल देखने को मिलता है। ठीक है, आपको उसके बाद जियो लोकेशन सर्विसेज टू फाइंड द नियरेस्ट लाइब्रेरी बिल्कुल देखने को मिलता है। ठीक है, सोशल मीडिया इंटरक्रिएशन फॉर बुक रिकमेंडेशन ये देखने को मिलता है, बिल्कुल देखने को मिलता है। क्या आपको मोबाइल ओपैक एप्लीकेशन में वर्चुअल रियलिटी बुक ब्राउजिंग देखने को मिलती है? वर्चुअल रियलिटी जो है अभी ओपैक्स मैप्स का स्टैंडर्ड नहीं बना है, बाकी जो है इसके तीनों स्टैंडर्ड्स यहां पर मैच खाते हैं, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आर करेक्ट आंसर इसके लिए होगा। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, यहां पर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है। यहां पर आपको मैच द कॉलम्स यहां पर बनाना है कि जो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स है, इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस जो है इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च जो है इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। इंडियन काउंसिल फॉर फिलोसफिकल रिसर्च इसकी स्थापना 1977 में यहां पर की गई थी। क्लियर है? चलो और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों, अरेंज द स्टेप्स ऑफ सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन करेक्ट ऑर्डर। यहां पर हमें एसडी जो है, एसडीआई जो है, सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफर जो है, उसका यहां पर एक करेक्ट ऑर्डर में यहां पर डिफाइन करना है। तो सबसे पहले सिलेक्ट डिसेमिनेशन ऑफर को डिफाइन करने के लिए किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन की आवश्यकता होती है। जब यहां पर उस पर्टिकुलर चीज के लिए यहां पर आपके पास इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन या इंफॉर्मेशन यहां पर मिल जाती है, इंफॉर्मेशन मिलने के बाद आपको यहां पर उसकी प्रोफाइल क्रिएशन आपके द्वारा की जाती है। ठीक है, जब प्रोफाइल क्रिएट की जाती है तो उस प्रोफाइल क्रिएट में डेटा बनाने के लिए उस इंफॉर्मेशन का यहां पर फिल्टर किया जाता है, और जब फिल्टर इंफॉर्मेशन हो जाती है तो उसको यहां पर ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग के लिए रखा जाता है। ये इसका यहां पर करेक्ट सीक्वेंस आपको देखने को मिलता है। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? ठीक है दोस्तों, फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर जो थे, यानी कि FW टेलर जो थे, इन्हें यहां पर फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। इन्होंने जो है फैक्ट्री में एफिशिएंसी जो होती है, एफिशिएंसी यानी कि क्षमता बढ़ाने के लिए साइंटिफिक मॉडल्स यहां पर दिए गए थे। इन्होंने इसमें टाइम एंड मोशन स्टडी जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज आर, ह्यूमन रिसोर्सेज जो कौन होते हैं, वो क्या रिव्यूज करते हैं? नो। जर्नल आर्टिकल्स लिखते हैं? थीसिस नहीं। ह्यूमन सोर्सेज जितने भी हैं वो वेंडर्स होते हैं।
ठीक है, यहां पर इसमें बात जो की जा रही है वो इंफॉर्मेशन सोर्सेज की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? इंफॉर्मेशन सोर्सेज की। और जो इंफॉर्मेशन सोर्सेज है वो तीन तरह की होती है। एक होती है दोस्तों इसमें डॉक्यूमेंट्री, एक होती है यहां पर नॉन डॉक्यूमेंट्री, और एक होती है दोस्तों इसमें ह्यूमन। इसमें आपको रिव्यूज, जर्नल्स और थीसिस डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज होते हैं, और जो वेंडर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, वो इंसान होते हैं जो इंफॉर्मेशन देते हैं। इसलिए ह्यूमन रिसोर्सेज में वेंडर्स आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 43 आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, फ्यूजन प्रोसेस थ्योरी इन रिलेशन टू मोटिवेशन इज प्रपोज्ड बाय। फ्यूजन प्रपोज थ्योरी, जो प्रोसेस थ्योरी जो है वो किसके द्वारा और किसकी मोटिवेशन से बनाई गई है? वो यहां पर बेक एंड एर्गिस के स्टाइल से बनाई गई है। ठीक है, फ्यूजन प्रोसेस थ्योरी जो है वो बेक एंड एर्गिस के रिलेटेड एंड मोटिवेशन से यहां पर बनाई गई है। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 44 चलते हैं। इंटरनल कॉजेज ऑफ डिटेरियोरेशन ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल्स आर। जो इंटरनल कॉजेज है डिटेरियोरेशन का, वो लाइब्रेरी मटेरियल्स में क्या होता है? वो दोस्तों लेदर होता है। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन और हम देखेंगे, फिर उसके बाद हम कल इसको समझेंगे। द मेन टाइप ऑफ एक्सटर्नल चेंजेस इन लाइब्रेरी आर इंक्लूड। ठीक है, जो मेन टाइप है एक्सटर्नल चेंजेस के, वो लाइब्रेरी में कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? सबसे पहले यूजर कंप्लेंट होता है क्या? नहीं होता। लाइब्रेरी पॉलिसीज होंगी? नहीं होगा। इसमें जो है मेन टाइप ऑफ एक्सटर्नल चेंज में टेक्नोलॉजिकल चेंज आपको देखने को मिलेंगे, और दूसरी जो है आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज देखने को मिलेंगी। आज की वीडियो को दोस्तों यहीं बाइंड अप करेंगे। कल हम 15 क्वेश्चन ऑल सॉल्व करेंगे। बहुत जल्दी ये महाराष्ट्र साइड का भी हम कंप्लीट पेपर को सॉल्व कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।